जोजो टीवी। बेवकूफ कौआ। बहुत समय पहले एक जंगल में बिंगू नाम का एक कौआ रहा करता था। वह हमेशा से बाकी पंछियों की तरह रंग बिरंगा होने की चाहत रखता था। वो देखो, वो तोता कितना सुंदर है, कितने अच्छे रंग हैं, और मैं पूरा काला हूँ। काश मैं भी रंग बिरंगा होता। हे भगवान, ये काला रंग मुझे जरा भी पसंद नहीं। बिंगू रोज अपने पंछी दोस्तों को देख उदास हो जाया करता था। एक दिन उड़ते हुए उसने जमीन पर कुछ मोर के पंख देखे। बिंगू झट से उन पंखों के आसपास गया और खुश होने लगा। आहा, अब मैं इन्हें अपनी पूंछ में लगा लेता हूँ। कितना सुंदर लगूंगा मैं, इतने रंग बिरंगे पंख। वाह वाह वाह, मोर तो बहुत खूबसूरत होते हैं। बिंगू उड़कर अपने घोंसले में गया और उन मोर के पंखों को अपनी पूंछ पर लगा दिया। पूंछ पर वह रंग बिरंगे पंख लगाए पूरे जंगल में घूमने लगा। वो बहुत खुश था। सभी मोर जब उसे देखते हैं तो उस पर हंसने लगते हैं। ये कौआ, तुम कितने बेवकूफ हो। हमारे पंख लगाकर तुम मोर नहीं बन जाओगे, समझे? मोर उस पर हंसने लगते हैं, मगर बिंगू तो बहुत खुश था। बिंगू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई जानवर उस पर हंस रहा है या कोई पक्षी उसका मजाक उड़ा रहा है। वो तो रंग बिरंगे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा था और पूरे जंगल की सैर कर रहा था। यह देख कर उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसके पास भी अब रंग बिरंगे पंख हैं। वह आखिर में अपने कौवे दोस्तों के पास गया, मगर बाकी कौवे जब उसे देखने लगे तो उसे देखकर बहुत नाराज हो गए। एक कौवे ने कहा, अरे ओ बिंगू, ये तुमने सही नहीं किया। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो दोस्त। तुम्हारा यह काला चमकता पंख बहुत अच्छा लगता है। हम कौवों को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हम किसी और पक्षी के पंख अपने ऊपर क्यों चिपकाएं? इससे हम क्या मोर या तोता बन जाएंगे? ये तुम क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। भगवान ने हमें जो रंग दिया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हम कौवे हैं। अपनी पहचान मत भूलो, अपनी गलती सुधारो। बिंगू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ चुका था कि मोर पंख लगाने के बाद भी वो एक कौवा ही था। वो पहले की तरह बिंगू ही था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। उसने सभी पंख अपनी पूंछ से निकाल कर फेंक दिए और उस दिन से अपने काले पंखों पर नजर रखी और उन्हें हमेशा साफ सुथरा रखा और खुशी खुशी हमेशा रहने लगा। मछुआरे की सफलता। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। उस टापू में ही रहने वाले लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वो केवल मछलियाँ पकड़ना जानते थे, पर उस टापू में तो सभी मछलियाँ पकड़ते थे। तो उनके सामने ये समस्या आई कि क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ इतनी मछलियाँ हमारे समुद्र में हैं, ये सब पकड़कर क्यों ना हम समुद्र पार करके बड़े बाजार में जाकर बेचते। वहाँ हमें धन अधिक मिलेगा और सामान भी खरीद कर ला पाएंगे अपने परिवार के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस हमें चाहिए तो एक बड़ी नाव। नाव के बिना ये कार्य संभव नहीं। मछुआरों ने मिलकर एक बड़ी सी नाव बनाई और खूब सारी मछलियाँ पकड़कर उस नाव को लेकर बड़े शहर की ओर चल पड़े। समुद्र पार करने पर जब वो बाजार में पहुँचे तो उनकी मछलियाँ किसी ने देखी तक नहीं। अरे बाप रे, इतनी बदबू मछलियों में से आ रही है। हमारी मछलियाँ किसी ने नहीं खरीदी। उदास होकर मछुआरे वापस अपने टापू पर चले आए। क्या बात है, मछलियाँ क्यों नहीं बिक रही? इतनी बदबू आ रही है ना, बासी भी हो गई हैं। तो फिर क्या करें अब? हमें कुछ सोचना होगा। अब हम उसी समय मछलियाँ पकड़ेंगे जब हम समुद्र के किनारे शहर के पास पहुँचने वाले होंगे। मछलियाँ पकड़ने पर तो ताजी ही रहेंगी ना। हाँ, वहाँ जाकर मछलियाँ बेचेंगे, ताजी होंगी तो जरूर खरीद लेंगे। उन्होंने वैसा ही किया, पर इस बार भी मछलियाँ किसी ने नहीं खरीदी। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गलती हम कर रहे हैं। अरे भाई, जो मछुआरे इस शहर में रहते हैं वो भी तो यहीं आसपास की मछलियाँ पकड़ कर लाते होंगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर है?
इसीलिए हमसे नहीं खरीद रहे। अगर मछलियों में कुछ बात और अलग नहीं होगी तो मछलियाँ बिकनी बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, अगर हम अलग तरीके से मछलियाँ लाकर यानी बड़ी या मोटी मछलियाँ लाकर हम यहाँ बेचें तो वो जरूर बिकेंगी। हाँ, ये बात सही कही तुमने। मछलियाँ आराम से पकड़ लेंगे बड़ी बड़ी मोटी मोटी। उस दिन के बाद मछुआरों ने ऐसा ही किया। बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर जब वो वापस उस बाजार में आए तो सभी ने उनकी मछलियाँ बहुत पसंद की, बड़ी मोटी मोटी मछलियाँ। इस बार वहाँ आने पर उन्होंने 4 गुना पैसे बना लिए। इसीलिए कहते हैं व्यापार में एक कदम आगे की सोचनी चाहिए। एक चिड़ियाघर में मोर का समूह था। उस समूह में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। उनकी दोस्ती चील से थी। उन तीनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। मोर का नाम सावन था, मोरनी का नाम था ऋतु और चील का नाम था काली। एक बार सावन ऋतु से कहता है, कई दिन हो गए काली नहीं आई। कितना मजा आता है ना, जब वो आती है हम सब मिलकर खूब नाचते हैं। देखो आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है, मेरा तो नाचने का मन हो रहा है। तभी ऋतु कहती है, अरे क्यों पगला रहे हो? देखो तुम्हारी काली भी आ गई। नाच लो पर ध्यान रखना तुम्हारे पंख न गिर जाएं। तभी सावन कहता है, अरे पगली, ये मेरे प्यारे पंख हैं, मैं इन्हें टूटने नहीं दूंगा। अरे काली, तू आ गई? इतने दिनों से कहाँ थी? सावन, बस उड़ते उड़ते मैं इतनी दूर चली गई कि मुझे आने में 3 दिन लग गए। क्या 3 दिन? तुम इतनी दूर घूम कर आई हो? हाँ, मैं चील हूँ, कोई छोटा पक्षी नहीं हूँ जो थोड़ा सा उड़कर फिर वहीं रह जाए। मैं तो बहुत दूर तक घूम कर आती हूँ और आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तभी ऋतु कहती है, आज ये तो बदली बदली सी लग रही थी, बातें भी कुछ घमंड में कर रही थी और आज नाची भी नहीं तुम्हारे साथ। तुम इसे छोड़ो, चलो आज बहुत अच्छा मौसम है, तुम गाना गाओ, मैं नाचता हूँ। देखो देखो मेरे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या गाऊं? अरे वो गाओ, मोरनी बन के वो वाला गाना गाओ। बारिश हो जाती तो और मजा आता। तुम पागल हो गए हो, तुम मोर हो, आए बड़े मोरनी बनने। चलो फिर भी तुम कहते हो तो गाती हूँ। मारे हिवड़ा में नाचे मोर, ताता थैया। ऊपर से काली चील उसे देखती रहती है और कहती है, हाँ, ये सावन कुछ ज्यादा ही नाचने लगा है, इसे अपने पंखों पर घमंड हो गया है, अब इससे बात नहीं करूँगी। तभी अचानक बारिश हो जाती है। काली को कोई जगह नहीं मिलती, उसे सावन के पास जाना पड़ता है। अरे सावन, मैं तुम्हारे पास थोड़ा समय बिताने आई हूँ, आ जाऊँ क्या? आओ आओ आओ। ये सावन कुछ ज्यादा ही रंगीला हो रहा है। सावन, तुम घमंडी हो चुके हो, पर तुम मेरी तरह नहीं उड़ सकते। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? तुम लोग लड़ते क्यों हो? सभी पक्षियों की तो अपनी पहचान होती है, हर एक की अपनी क्षमता होती है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की कमी नहीं, एक दूसरे की खासियत देखो और उसकी तारीफ करो। चलो अब दोनों मिलकर नाचे, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। सभी दोस्त फिर से पहले की तरह नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। एक बहुत ही भूखा मुर्गा जिसका नाम टूटू था, पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने पूरा जंगल छान मारा। वो अपनी चोंच से जगह जगह पर खोदने लगा और खाने की तलाश करने लगा। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। कल भी बहुत कम खाना खाया था। हे भगवान, और भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाने को चाहिए। बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। मुर्गा जब अपनी चोंच से खोद रहा था तो कुछ अचानक से चमकने लगा। अरे, इतनी तेज धूप है कि पत्थर भी सोने की तरह चमक रहा है शायद। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर दबा हुआ खजाना था, जहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे गहने थे।
ये क्या, इतना सारा खजाना जरूर किसी ने दबाया है। ये किसी राजा महाराजा का हो सकता है। वाह, मुर्गा खजाना देखता ही रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन ये मेरे किस काम का? मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आज एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा, धन, जवाहरात जिसके पीछे दुनिया भागती है, अगर उन्होंने ये देख लिया तो इसके पीछे भी भागेंगे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। काश भगवान इसकी जगह अच्छे अच्छे पकवान होते, फल होते, सब्जियां होती, मिठाइयाँ होती, तो मैं मजे से खाता और आराम करता। अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और खाना तलाश करता हूँ। मुर्गा आगे बढ़ जाता है और सारा खजाना वहीं छोड़ देता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा लाल रंग का सेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेब उठाकर मुर्गा मजे से खाने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन, दौलत ये सब धरा रह जाता है, मगर पेट की भूख के आगे इन सब की क्या मजाल। भाई, ये सेब दुनिया का सबसे मीठा और बेहतरीन सेब है। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया और मुझे बहुत बड़ा सबक भी मिल गया।